गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में क्लास नंबर 5 यूनिट चल रही है जैवाणु। देखिए, एग्रीकल्चर के सभी स्टूडेंट्स को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे इस ऑनलाइन चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। बीच में ब्रेक लग जाता है थोड़ी बिजनेस के कारण, लेकिन अपना पूरा सिलेबस अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपको कवर कराया जाएगा। यूनिट्स के अलावा एक एक नंबर के जो बेहतरीन क्वेश्चन छोटे स्मॉल प्लेटफॉर्म के रूप में जो बोर्ड में क्लास में आते हैं, वो क्वेश्चंस की क्लासेस भी आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी एट द टाइम ऑफ पेपर प्रिपरेशन। जब पेपर तैयारी आप करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो यूनिट 10 चल रही है वो बायोमोलिक्यूल है, वो जैव अणु है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मानी जाती है। हम इस यूनिट जैव अणु में जैव अणु की परिभाषा पढ़ चुके हैं। जैव अणु की डेफिनेशन के नीचे जो हम चार्ट बनाते हैं वो हमने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा है, भौतिक गुणों के आधार पर शर्करा और अशर्करा। और हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेटों को जल अपघटन के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जल अपघटन की बात यदि हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है मोनोसैकेराइड, दूसरी कैटेगरी होती है ओलिगोसैकेराइड और तीसरी कैटेगरी होती है पॉलीसैकेराइड। देखिए, मैं बहुत कंफर्म आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जितने भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं या फिर अदर स्टूडेंट भी कनेक्ट हैं, तो बताना चाहूँगा कि 12th राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 14 में ये टॉपिक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के अलावा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री में भी इंक्लूड है, तो उनके लिए भी ये वीडियो खास बन जाता है। देखिए, ऑन स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पुटअप होता है। कॉम्पिटिटिव व्यू की बात करें तो वहाँ भी पुटअप होता है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी क्या होती है। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, ओलिगो वो जिनका जल अपघटन होता है और 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां जल अपघटन के बाद बनती हैं। ये दोनों फीचर्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए। हम इस वीडियो में पढ़ने आए हैं तीसरा फीचर, पॉलीसैकेराइड। एक बार वापस समझ लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मोनोसैकेराइड वो हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, ओलिगोसैकेराइड वो हैं जिनका जल अपघटन होता है और जल अपघटन के बाद 2 से लेकर 10 छोटी छोटी मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। पॉलीसैकेराइड हम उस कैटेगरी को बोलते हैं जिसका जल अपघटन क्लियरली संपन्न होता है और जल अपघटन के बाद 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां, 10 से अधिक छोटी छोटी मोनोसैकेराइड इकाइयां गेन होती हैं। उसे हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन सिंपल कैटेगरी में आता है, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, जल अपघटन जिनका नहीं होता मोनोसैकेराइड, जिनका जल अपघटन 2 से 10 छोटी इकाइयों में होता है ओलिगोसैकेराइड, और जिनका जल अपघटन 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों में होता है या छोटी इकाइयों में होता है, उसे हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। देखिए, हम इस वीडियो में स्पेशली बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, बिकॉज मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, पॉलीसैकेराइड की पहली क्वालिटी, पहली विशेषता ये है कि ये अशर्करा में आते हैं। मेरे इस वीडियो के रेगुलर जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता है कि अशर्करा में जो आते हैं वो स्वादहीन होते हैं, वो अकिष्टलीय होते हैं और वो जल में नहीं घुलते। मैं बताना चाहूँगा, अशर्करा की एक क्वालिटी होती है कि उनमें स्वाद नहीं होता, स्वाद में वो मीठे नहीं होते, वो अकिष्टलीय होते हैं और वो जल में नहीं घुलते। और पॉलीसैकेराइडों को अशर्करा में रखा गया है, इसलिए पॉलीसैकेराइडों में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं। स्वाद में मीठा ना होना, जल में नहीं घुलना और क्रिस्टलीय नहीं होना।
ओके। पॉलीसेकेराइड की दूसरी क्वालिटी ये है कि जनरली ये जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में मिलते हैं, इसलिए इन्हें जैव बहुलक की कैटेगरी में भी रखा जाता है। बायोपॉलीमर भी इनको कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मुझे आपको थोड़ा बार बार बोल के याद कराना पड़ रहा है। मैं उसको ऑन स्क्रीन लिख तो नहीं सकता, लेकिन आपको याद करा सकता हूँ। मैं आगे के वीडियोस में भी पॉलीसेकेराइड के बारे में बोलूँगा, तो आपको याद होगा, बहुत फाइनली याद होगा कि पॉलीसेकेराइड अशर्करा में आते हैं, अतः स्वादहीन होते हैं, जल में विलय नहीं होते और अक्रिस्टलीय होते हैं। दूसरी क्वालिटी, ये जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में बहुलक के रूप में पाए जाते हैं, अतः इन्हें जैव बहुलक की कैटेगरी में रखा जाता है। मोनोसेकेराइडों के उदाहरण आपने पढ़े हैं, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। ऑलिगोसेकेराइड के आपने पढ़े हैं, लैक्टोज, माल्टोज, रैफिनोज, बर्बिकोज। आपको याद आया होगा, पुराने वीडियो में आपने देखा होगा। और पॉलीसेकेराइड का बेहतरीन एग्जाम्पल होता है डबल एस या SC कर लीजिए आप। SC, the example of polysaccharide. S means starch और C means cellulose। ये दो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं पॉलीसेकेराइडों के, जिसमें पहला है स्टार्च और दूसरा है सेलुलोज। मोनो और ओलिगो के एग्जाम्पल आप पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। पॉलीसेकेराइड में हमें जो बात लिखनी है बोर्ड में, वो सुन लीजिए एक बार आप लोग। पॉलीसेकेराइड उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड छोटी छोटी इकाइयां प्राप्त होती हैं। नंबर 2, पॉलीसेकेराइड अशर्करा में आते हैं, और जो अशर्करा में आते हैं वो स्वादहीन होते हैं, वो जल में अवलेय होते हैं और उनकी प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है। ये तीनों क्वालिटीज आप दिमाग में रखा करिए। जो अशर्करा में आ गया वो अक्रिस्टलीय होगा, स्वादहीन होगा और जल में अवलेय होगा। ये 3 क्वालिटीज अपने दिमाग में आप बिल्कुल सेटअप रखिए। ये पॉलीसेकेराइड की क्वालिटी है अशर्करा में आने के कारण। पॉलीसेकेराइड की बेहतरीन एग्जांपल SC, स्टार्च एंड सेलुलोज। और यहां पे आकर कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन के आधार पर जो वर्गीकरण है, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है, वो होता है कंप्लीट एंड डाउन, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का लास्ट पार्ट पढ़ा, पॉलीसेकेराइड। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं, जरा गौर करिएगा। इस यूनिट में कार्बोहाइड्रेट के 2 वर्गीकरण थे। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर जिसने बांटा शर्करा और अशर्करा में, दूसरा जल अपघटन के आधार पर जिसने बांटा 3 भागों में, मोनो, ओलिगो और पॉली में। इसके बाद इस यूनिट में स्पेशली चालू होता है डी ग्लूकोज। ये एक बेहतरीन टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से ही पढ़ना होगा। डी ग्लूकोज हमारी बोर्ड क्लासेस का ऐसा टॉपिक है जिसमें नंबर बेहद आसानी से स्टूडेंट कवर करते हैं। विशेष ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारी इस यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल डी ग्लूकोज को बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस किया गया है। ये टॉपिक आपको आपके कॉम्पिटिटिव में भी बहुत काम आएंगे कि हम डी ग्लूकोज को कैसे बना सकते हैं। बनाने की विधियों में नंबर 1 है सुक्रोज के जल अपघटन से। देखिए, सुक्रोज के जल अपघटन से हमें डी ग्लूकोज प्रिपेयर करना है। यदि आपने पुरानी क्लासेस ली हैं तो आपको ये पता होगा कि डी ग्लूकोज के बनाने के लिए हम पहली विधि यूज़ कर रहे हैं सुक्रोज के जल अपघटन से। तो ये जो सुक्रोज है, जब इसका जल अपघटन होता है तो इससे पहली इकाई बनती है डी ग्लूकोज और इससे दूसरी इकाई बनती है डी फ्रक्टोज। ये 2 मोनोसेकेराइड हैं। और यदि आपकी नॉलेज बहुत जोरदार है तो आप जानते होंगे कि जिस कार्बोहाइड्रेट की जल अपघटन से 2 इकाइयां बनती हैं, हम उसे पर्सनली कह सकते हैं डाइसेकेराइड। यदि इसके जल अपघटन से 3 इकाइयां बनती तो ये ट्राइसेकेराइड होता, 4 बनती तो टेट्रासेकेराइड होता, ऐसे ही पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेकासेकेराइड। और 2 से लेके 10 इकाइयों को जो बनाते हैं वो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं, ये भी याद रखिएगा।
जरा हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। जल की बात करें तो ये H2O होता है। डी ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 और डी फ्रक्टोज की बात करें तो C6H12O6 अगेन। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज दोनों का रासायनिक सूत्र समान होता है। इनके गुणों में अंतर है जिसके बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे, लेकिन दोनों के जो सामान्य सूत्र हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, C6H12O6 और C6H12O6। आप देख सकते हैं कि पूरी रिएक्शन बैलेंस है। देखो 12 कार्बन, 6 और 6 12, 22 और 2 24, 12 और 12 24, 11 और 1 12 और 6 और 6 12 और कुल मिला के सुक्रोज के जलावरण से आप डी ग्लूकोज बेहद आसानी से बना सकते हैं। सुक्रोज को जलावृत किया तो बनता है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। उसे हम रासायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला बहुत बार कम्प्लीट व्यू में आया है, खूब आराम से देख लीजिए, मैंने राउंड सर्कल कर दिया है। C12H22O11 सुक्रोज का भी फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला माल्टोज का भी होता है और यही लैक्टोज का भी होता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों में बहुत सारे अंतर हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर में, लेकिन फिलहाल मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कि डी ग्लूकोज बनाने के लिए आपको सुक्रोज का जलावरण करना है। सुक्रोज को आपने जलावृत किया, बना डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। रासायनिक बैलेंस देख लेते हैं। C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। जल H2O है ही। डी ग्लूकोज C6H12O6 होता है और डी फ्रक्टोज भी C6H12O6 होता है। दूसरी विधि की यदि हम बात करते हैं तो हम डी ग्लूकोज को बना सकते हैं स्टार्च से। जानते हो स्टूडेंट स्टार्च क्या होता है? स्टार्च वही है जो गेहूं में होता है, ज्वार में होता है, बाजरे में होता है, और ये वही स्टार्च है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन बता दूं कि सुक्रोज से ज़्यादा स्टार्च का फॉर्मूला आया है, बोर्ड में आया है। राजस्थान बोर्ड की बात करें, कॉम्पिटिटिव व्यू में आया है, लेकिन स्टार्च का फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टार्च के फॉर्मूले को हमारे ज़माने में या मेरे ज़माने की बात करूं तो मैंने याद नहीं किया था, बिकॉज मेरा रोल नंबर बड़ा ज़ोरदार था। मेरा रोल नंबर था 711 6105, ये मेरा रोल नंबर था 12th का। आप यकीन मानिए जो पीछे 6105 है इसने मेरी मदद की। 6105 जैसे मैंने लिखा, बस मुझे ऊपर CHO लिखना था, देखो लाइक दैट, और पूरे को लेके मुझे N का साइन लगाना था, नॉन काउंटिंग। बहुत सारी यूनिट इसके अंदर होती हैं। C6H10O5 का होल N, ये था फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। देखिए 6105 आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ये ट्रिक है स्टार्च के फॉर्मूले को याद करने की। 6105 समझिए बात को। C6H10O5 स्टार्च का फॉर्मूला मल्टीपल टाइम बोर्ड में आया है, और इससे यदि आपको डी ग्लूकोज बनाना है तो देखो कितना सिंपल है। आप नॉन काउंटिंग जल को इसमें जोड़ दीजिए, H2O को डायरेक्टली, और अब आप देखिए C6 एज इट इज, 10 and 2 12 12 हो गया, 5 और 1 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। N को आगे लगा दीजिए, आप देख सकते हैं ये बन चुका है डी ग्लूकोज। स्टूडेंट्स दिमाग में सेटअप कर लो, डी ग्लूकोज को बनाने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 स्टार्च। सुक्रोज का यदि आपने जलावरण किया तो बनेगा डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, और स्टार्च का भी आपने जलावरण किया तो बनेगा डी ग्लूकोज। सिस्टमैटिक ऑन स्क्रीन आपके सामने है, दोनों विधियां गलत नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपको बोल रहा हूं वीडियो में वो आपको याद करना है। कार्बोहाइड्रेट जलावरण के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है मोनोसैकेराइड जिनका जलावरण नहीं होता, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड जिनका जलावरण होता है और बनती हैं 2 से 10 इकाइयाँ, तीसरा है पॉलीसैकेराइड जिनका जलावरण होता है और बनती हैं 10 से ज़्यादा इकाइयाँ। हम आते हैं डी ग्लूकोज पर, डी ग्लूकोज बनाने की विधियों पर। तो डी ग्लूकोज बनाने की 2 विधियाँ हैं। पहली सुक्रोज के जलावरण से, जिसमें डी ग्लूकोज के साथ साथ आपको फ्रक्टोज भी मिल रहा है, और दूसरी स्टार्च से, जिसमें आपको केवल डी ग्लूकोज मिल रहा है। यहाँ एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल वाला आता है वो आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि डी ग्लूकोज को हम सुक्रोज से भी बनाते हैं और डी ग्लूकोज को हम स्टार्च से भी बनाते हैं, किससे डी ग्लूकोज को बनाना शुद्धतम माना जाता है? आंसर इज स्टार्च से। स्टार्च
शुद्ध डी ग्लूकोज बनाता है, क्योंकि स्टार्च वाली रिएक्शन में आप गौर करें डी ग्लूकोज के अलावा कोई है ही नहीं जो इसे अशुद्ध कर सके, जो इसे इम्प्योर कर सके। लेकिन सुक्रोज वाली रिएक्शन में ग्लूकोज के साथ और क्या बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है, तो उसे हम शुद्ध ग्लूकोज की कैटेगरी में नहीं रख सकते। देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा जो हमारे बोर्ड पैटर्न का ही हिस्सा है। आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो आप सीख के जाइए। सुक्रोज जो होता है इसे हम इक्शु शर्करा भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पुटअप हुआ है कि सुक्रोज को इक्शु शर्करा के नाम से जाना जाता है, क्यों। देखिए लॉजिक बड़ा सीधा है, आपको समझना चाहिए भी, लॉजिक बिल्कुल सीधा है, आप गौर करिएगा। सुक्रोज को हम गन्ने से प्राप्त करते हैं, ये गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा है, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज गन्ने से प्राप्त होती है, और ये जो गन्ना है इस गन्ने को हम इंग्लिश में कहते हैं सुगर केन। इस गन्ने को हम एक और वर्ड में बोलते हैं ईख, और इसी गन्ने को हम ग्रीक भाषा में कहते हैं इक्शु। हमारी केमिस्ट्री में चलती है इक्शु, हमारी केमिस्ट्री में चलती है ग्रीक भाषा, हमारी केमिस्ट्री में चलती है ग्रीक लैंग्वेज, और ग्रीक लैंग्वेज में गन्ने का नाम है इक्शु, और इक्शु से मिलने वाला बोले तो इक्शु शर्करा। भूलिएगा मत, दिमाग में सेटअप रखिए। हम सुक्रोज को इक्शु शर्करा क्यों बोलते हैं। सुक्रोज हमें किससे प्राप्त होता है, गन्ने से। गन्ने को अपन क्या बोलते हैं, सुगर केन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, इक्शु बोलते हैं। लेकिन हमें जो ग्रीक वर्ड है इक्शु, उसी के आधार पे नाम बनाना है। अब चूंकि ये शर्करा सुक्रोज इक्शु से मिलती है, इसलिए इसे नाम दिया गया है इक्शु शर्करा। तो बाई चांस बोर्ड पूछती है कि सुक्रोज का नाम इक्शु शर्करा क्यों है, तो आपको आंसर बड़े ही शानदार तरीके से देना है कि सुक्रोज हमें गन्ने से प्राप्त होती है, और गन्ने को ही बोलते हैं इक्शु, और इक्शु से मिलने वाली शर्करा इक्शु शर्करा। हम अपनी इस यूनिट नंबर 10 में, हम अपनी इस जैवाणु यूनिट में डी ग्लूकोज बनाने की दोनों विधियां समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद डी ग्लूकोज के भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा होगी, और भौतिक और रासायनिक गुण आपको आपके कॉम्पिटिटिव व्यू में, आपकी एग्रीकल्चर 12th केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे ढंग से मिलने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए सोनू केमिस्ट लगातार। हैव अ ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।